हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेस में हम लोग जाने वाले हैं आपके कक्षा 9 के गणित विषय का जो आपका पर्सनालिटी 4.1 है उसी के दोस्तों सॉल्यूशन के बारे में। तो आइए दोस्तों, बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, आपका जो ये पर्सनालिटी 4.1 है और साथ ही दोस्तों आपका जो चैप्टर है अध्याय 4 वो आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित है, जो कि मैंने दोस्तों आप लोग को समीकरण वाले वीडियो में बिल्कुल अच्छी तरीके से बता दिया था कि जो दो चर वाले जो आपका रैखिक जो समीकरण है ये वास्तव में होती क्या है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने समझा होगा तो अच्छी बात है। अगर जो लोग पहली बार मेरे इस वीडियो को विजिट कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों, चर का मतलब होता है अज्ञात राशि। मैंने आप लोग क्या बताया, जो चर का मतलब होता है वो होता है अज्ञात राशि, यानी जिसके बारे में हमको पता नहीं रहता है। सपोज डेट, देखिए, अगर दोस्तों हम आपसे पूछे कि दो संख्याओं का जो योग है वो है 300, ठीक है। दो संख्याओं का जो योग है वो है 300, तो उसमें से पहली संख्या कितना है और उसमें से दूसरी संख्या कितना है। तो दोस्तों आपका जवाब क्या होगा। तो आप बोलिएगा कि पहली संख्या 150 होगा और दूसरी संख्या भी होगा 150। आप ऐसे बताइएगा, नहीं बता सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप ये कंफर्म नहीं है कि पहली संख्या जो है वो 150 होगी और जो दूसरी संख्या है वो भी 150 ही होगी। लेकिन इतना आप कंफर्म है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या इन दोनों का जो टोटल योग है वो आपका 300 है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ये दोस्तों हम आपको बताया कि जो दो संख्याओं का जो योग है वो 300 है, लेकिन इसमें से जो पहली संख्या वो करेक्टली कितना होगी ये हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। तो उस स्थिति में हम लोग इस संख्या को अज्ञात राशि के रूप में मान लेंगे और जो दूसरी संख्या है उसे भी दोस्तों हम लोग अज्ञात राशि के रूप में मान लेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग ये समझ सकते हैं कि जहां पर जिस संख्या का मान हमें पता नहीं होता, जहां पर जो राशि हमें पता नहीं होती उस राशि को माना जाता है अज्ञात, और अज्ञात राशि के लिए जिस अक्षर का प्रयोग किया जाता है उसी अक्षर को बोला जाता है चर राशि। परंपरा रही है दोस्तों हमारी कि हम लोग हमेशा और हमेशा बीजगणित में जो अज्ञात राशियां होती है उन्हें x और y के रूप में मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम x और y के रूप में ही मानेंगे। इनके स्थान पर और बाकी सारे अक्षर का भी क्या कर सकते हैं आप लोग उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि t हो गया, v हो गया, u हो गया, w हो गया, आपका a हो गया, b हो गया, इन सब अक्षर का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अधिकांश तौर पर हमारे अज्ञात राशि के लिए जो दोस्तों आपके अक्षर प्रयुक्त किए जाते हैं निरूपण के लिए आपके बीजगणित में, तो उसके लिए दोस्तों हम लोग अक्षर जो है चर राशि के लिए वो लेंगे x और y। तो दोस्तों जो आपका पहला संख्या होगा, मान लेते हैं कि जो पहला संख्या हमारा वो है x, कितना है पता नहीं है, क्यों? क्योंकि वो अज्ञात है और अज्ञात के लिए जिस अक्षर का प्रयोग करते हैं उसी को बोलते हैं चर राशि, ठीक, क्योंकि इसका मान बदलते रहता है। अब अगला जो दूसरा संख्या वो कितना होगा, जो दूसरा संख्या होगा दोस्तों वो होगा 300 माइनस x, 300 माइनस एक्स। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दो चर वाला पढ़ रहे हैं ना, तो इस पर दोस्तों ये एक ही चर में हो जाएंगे, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो दोनों एक ही चर में हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि दो चर में निरूपण करना है। तो दो चर कहने का मतलब कि हमारे पास दो ठो अज्ञात राशि होनी चाहिए। तो जो पहली संख्या है वो हमको दोस्तों पता नहीं है, तो उसके लिए अज्ञात के स्थान पर हमने इस संकेत का प्रयोग किया, और जो दूसरी संख्या है दोस्तों उसके लिए हम लोग क्या करते हैं y अक्षर का प्रयोग करते हैं। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो पहला संख्या का जो दोस्तों मान होगा वो होगा x और जो दूसरा संख्या का मान होगा वो होगा y। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं x प्लस y बराबर 300, ठीक, क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों संख्याओं का योग कितना है 300। तो ये जो दोस्तों आप निरूपण देख रहे हैं इसी को कहा जाता है दो चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो आपके अज्ञात राशियां हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं चर राशि, इनकी अधिकतम घात दोस्तों 1 है, और जिस किसी भी समीकरण के उसके चर राशि का अधिकतम घात अगर 1 होता है तो उसी समीकरण को हम लोग बोलते हैं या फिर उस बहुपद को हम लोग बोलते हैं रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद। तो आप लोग दोस्तों इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, यानी कि आप लोग सिंपल रूप से बोल सकते हैं कि वैसा रैखिक समीकरण जिसमें दो अज्ञात राशियां उपस्थित रहती हैं उसी को कहा जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें दो ठो आपकी क्या है अज्ञात राशि है, एक वो है x के रूप में और एक वो है आपका y के रूप में। बात करें दोस्तों इसके मानक रूप का कि आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों ax प्लस बी वाई अब प्लस सी बराबर 0, जहां पर आपका a b और c ये तीनों आपके होंगे वास्तविक संख्या है, और जो आपके x का गुणांक है a और जो y का गुणांक है b ये कभी भी दोस्तों शून्य के बराबर
नहीं होंगे। अगर ये दोनों शून्य के बराबर हो जाएंगे, यानी कि अगर a और b शून्य के बराबर हो जाएंगे, तो आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग a और b को बिल्कुल भी शून्य के बराबर नहीं रखेंगे, यानी इनका जो गुणांक होगा इन अज्ञात राशियों का वो शून्य के बराबर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उस स्थिति में दोस्तों आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक या फिर व्यापक जो रूप होगा वो होगा इस रूप में। अगर कोई दोस्त आपसे ये पूछ दे कि हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो चरों का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि आप लोग बताना, क्योंकि हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो अज्ञात राशियों का हम लोग आकलन करते हैं। क्योंकि देख सकते हैं पहली राशि है x, हमको पता नहीं है, और दूसरी राशि है y, हमें पता नहीं है। इसमें दो अज्ञात राशियां रहती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको दोस्तों हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, मान के चलते हैं दो बल्लेबाज, क्रिकेट के जो बल्लेबाज हैं उन दो बल्लेबाजों द्वारा क्रिकेट में जो खेल है उसमें बनाया हुआ टोटल जो रन है दोस्तों वो है 160, यानी दो बल्लेबाजों ने कुल जो रन है वो 160 बनाए, 160 रन बनाए। अगर हमसे पूछे कि जो पहला बल्लेबाज है वो कितना रन बनाया होगा, तो आप करेक्टली नहीं बता सकते। जो दूसरा बल्लेबाज है वो कितना रन बनाया होगा, तो उसे भी आप करेक्टली नहीं बता सकते। और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि जो पहले बल्लेबाज द्वारा जो बनाए हुए रन है वो दूसरे बल्लेबाज द्वारा बनाए हुए रन के बराबर ही है। तो जब बराबर नहीं है तो इनका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारी जो राशियां होंगी अज्ञात वाली वो अलग अलग होगी, भिन्न भिन्न होंगी। तो भिन्न भिन्न राशियों को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग भिन्न भिन्न संकेताक्षर में क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इसलिए हमने भिन्न भिन्न संकेताक्षर यूज किया है, एगो x के रूप में और एगो y के रूप में। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, दो चरों के रूप में इस रैखिक समीकरण का निरूपण करते हैं, जिसे बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर बात दोस्तों अगर करते हैं इसके परिभाषा का, और परिभाषा अगर आप लोग लिखना चाहें तो मैंने इसके पिछले वाले जो वीडियो है समीकरण उसमें दोस्तों मैंने इसका परिभाषा दिया है, आप जाकर उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। मैं दोस्तों आप लोग को उसमें बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया हूँ कि आखिर समीकरण का मतलब क्या होता है, इनके प्रकार क्या होते हैं, और फिर दोस्तों इसका जो परिभाषा होता है वो क्या होती है, मैंने आप लोग को बताया। तो आइए हम लोग बिना देर किए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों आपके 4.1 का जो टॉपिक है इसको सबसे पहले आप लोग पढ़ लीजिए, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको आराम से सॉल्यूशन करते हैं। इसमें दोस्तों बोला जा रहा है आप लोग से एक नोटबुक की कीमत जिस पर हम लोग लिखते हैं उसको बोलते हैं नोटबुक, उसकी जो कीमत है वो कलम की कीमत से दोगुनी है। ठीक है, यानी कि जो आपका नोटबुक है उसकी जो कीमत है वो आपके कलम की कीमत से कितनी है, वो दोगुनी है। यानी कि अगर आपका कलम का कीमत अगर मान के चलते हैं अगर 10 रुपया होगा तो आपके नोटबुक की कीमत होगी इसका दोगुना, यानी कि 20 रुपया। लेकिन हमको पता नहीं है ना कि 10 रुपये होगा कि 20 रुपये होगा कि 40 रुपये होगा, कितना होगा हमको पता नहीं है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, हम लोग इसको मान लेंगे कि हमारा जो नोटबुक की कीमत है वो है 100 रुपया, और जो हमारे कलम की कीमत है वो है y रुपया। जब हमारा 100 रुपया और y रुपया निकल जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार इस समीकरण का व्यवस्थीकरण करेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर, मान लिया कि नोटबुक की कीमत 100 रुपया एवं कलम की कीमत y रुपया है, इसलिए क्या हो सकता है, दिखता हमने यहाँ पर मान लिया कि नोटबुक की कीमत 100 रुपये तथा कलम की कीमत y रुपये है। तो देखिए नोटबुक की कीमत क्या है, कलम की कीमत की दुगनी। तो नोटबुक की कीमत है 100 रुपया, तो इधर लिखेंगे 1 रुपया और बराबर में हो जाएगा दोगुना, किसका दोगुना भाई, तो कलम की कीमत का। तो कलम का कीमत कितना है, y रुपया, तो इसका दोस्तों हम लोग दोगुना कर देंगे 2y रुपया। दोनों तरफ रुपया रुपया है तो इन दोनों रुपया को हम लोग क्या करेंगे, कटा देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इनका जो निरूपण होगा वो होगा x, ये 2y है ना, इसको इधर लेकर आइए तो आएगा -2y, अब बराबर यहाँ केवल बच जाएगा 0। बोला है दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए, ये बोला है आपका प्रश्न है। तो दोस्तों इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर दे देते हैं प्रश्नानुसार, तो हो जाएगा x - 2y, कुछ नहीं है c के स्थान पर, क्योंकि मैंने बताया था मानक रूप क्या होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, x + by + c = 0। x के मान है, by के मान है, लेकिन c का मान विलुप्त है, नहीं है। तो c के स्थान पर क्या करेंगे हम लोग, 0 को रख लेंगे, आप बराबर हो जाएगा 0। यही दोस्तों क्या होगा आपका आंसर। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो हुआ बन गया। अब देखेंगे दूसरा नंबर में, इसमें बताया जा रहा है आप लोग से निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c = 0, यानी जो आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है उसी के रूप में हमको क्या करना है, इन समीकरणों को व्यवस्थित करना है। और साथ ही दोस्तों आपको ये बताना है कि इसमें a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा और c का मान क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर ऐसे समझेंगे।
सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, दिया गया है समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 9.3 अब 5 का हो जाएगा रेकरिंग। ठीक है, प्रश्नानुसार दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा 2x इस रूप में लिखना है ना, इस रूप में। तो देखिए 2x प्लस 3y, ये दोस्तों जो सी देख रहे हैं ना आप सी, ये वाला, इसको ले जाकर इधर ले आएंगे तो इसका चिन्ह का होगा चेंज, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 9.35 पर रेकरिंग अब बराबर में 0। देखिए ए का मान कितना होगा, देखिए यहाँ पर ए का मान देखिए है ना, एक्स का जो गुणांक है वो ए है, तो यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना है 2, तो ए का मान होगा दोस्तों 2। बी का देखिए वाई का गुणांक है बी, तो यहाँ पर बी का मान कितना होगा, चिन्ह के साथ लिखेंगे 3, तो लिखेंगे 3। देखिए सी है ना, तो यहाँ पर सी कितना है -9.35, तो लिखेंगे -9.35 पर रेकरिंग, और यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। उसी प्रकार से क्या करेंगे, इसका भी सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए ये दोस्तों इसी रूप में है ना, इसको देखिएगा, इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं 1/5 y माइनस 10 बराबर 0, इस तरह से निकाल कर। तो यहाँ पर हो जाएगा a का मान 1, b का मान -1/5, ठीक है, a का मान 1, b का मान -1/5 और c का मान हो जाएगा -10। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद हम लोग चलते हैं इस वाले में, इसको भी दोस्तों ऐसे ही लिख लेंगे -2x प्लस 3y। देखिए 6 है ना, इधर ट्रांसफर करेंगे आएगा -6 बराबर 0, तो इसे भी यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमने वही काम किया, जो समीकरण उसको हमने यहाँ पर उतार दिया प्रश्नानुसार में। दोस्तों हमने इसको मानक रूप में ले लिया। देखिए इधर 6 है, इधर लेकर आएंगे तो यह माइनस के रूप में होगा, और फिर उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर a का मान बताएंगे, a का मान होगा -2, b का मान होगा 3 और c का मान कितना है -6। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग उतार देंगे। अब देखिए एगो है अगला डी नंबर x माइनस 3y, c के स्थान पर दोस्तों कुछ नहीं है ना, c कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे +0 अब बराबर 0। ठीक हो गया, यानी ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक, उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग a b और c का मान। देखिए यहाँ पर हमने दोस्तों लिखा a बराबर 1, क्योंकि x का गुणा कितना है 1 है। यहाँ पर b का गुणा कितना है दोस्तों, सॉरी y का गुणा कितना है दोस्तों -3, तो हमने यहाँ पर -3 लिखा b का मान, और c का मान कुछ नहीं तो 0। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके a b और c का जो मान है वो बिल्कुल अच्छी तरह से निकल चुका है। बाकी के जो 4 ठो बचे हैं उसे मैं आप लोग को बता देता हूँ, तब तक दोस्तों आप लोग इसे उतार लीजिए। अब उसी प्रकार से दोस्तों आपके ये सब भी बनेंगे। ठीक, देख सकते हैं, इतना तक तो दोस्तों आप लोग उतार सकते हैं। अगर फिर से दोस्तों मैं आप लोग को इतना सब बताऊं तो आप लोग को काफ़ी बोरिंग लगेगा, तो इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही उतार कर रख दिया। इतना तो कर ही सकते हैं, दिया गया है समीकरण और उसके बाद प्रश्नानुसार जो काम करना है वो हम लोग करेंगे। तो कैसे करना है आप लोग देखिएगा, देखिए कैसे करेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या करना है, हमको इस रूप में लिखना है ना, तो लिखेंगे कि कैसे होगा 2x, तो देखेंगे 2x, तो यहाँ पर होगा दोस्तों 2x -5 को आइए इधर लेकर आ जाइए +5y। c का कुछ मान नहीं दिया आपके पास, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर c का मान ले लेंगे 0 अब बराबर 0। तो अब दोस्तों देखिए a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा 5 और c का मान हो जाएगा 0, और यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें आप लोग देखना, इसमें दोस्तों लिखेंगे हम लोग क्या 3x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, देखिए दोस्तों ax तो है लेकिन by गायब है, यानी ax और c है, c और ax है लेकिन by गायब है, तो उसके स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे देखिएगा, ऐसे लिखेंगे। पहले लिखेंगे मानक रूप में, सब ऐसे लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे 3x प्लस b, तो b का मान कुछ नहीं दिया है, तो दोस्तों देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं का b इंटू वाई बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू वाई। देखिए कुछ नहीं है का मतलब क्या होता है 0, यानी 0 को नहीं लिख सकते हैं, 0 बराबर 0 इंटू वाई, यानी b का स्थान पर हो जाएगा 0 और उसके बाद लिख देंगे y। अगर 0 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0। देखिए बाबू यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, कौन आपका by, तो by नहीं है का मतलब 0 नहीं है, तो 0 को क्या कर सकते हैं, इसके इक्वल कर सकते हैं 0 इंटू वाई के। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 0 इंटू वाई, अब बाकी जो c है उसको उतार लेंगे +2 बराबर 0। अब देख सकते हैं दोस्तों आपके पास a का मान कितना मिल जाएगा, तो 3, b का मान
कुछ नहीं है, बिहेवियर ही क्या है, तो लिखेंगे 0। आज जो सी है दोस्तों आपके पास वो है 2, तो लिखेंगे चिन्ह के साथ लिखेंगे, यही आपका हो जाएगा आंसर। अगला देख सकते हैं y - 2 बराबर 0, यानी कि इसमें आपका ax नहीं है, तो ax नहीं है का मतलब 0, तो 0 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 0 × ax, यानी अगर x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 मिलेगा। तो इसको दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, देखिएगा 0 × ax प्लस y, c का मान दिया है -2, तो लिखेंगे -2 बराबर 0। तो a का मान कितना होगा आपके पास यहाँ पर 0, b का मान 1, ठीक है, y का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या होगा, मतलब y के साथ गुणांक के रूप में 1 छिपा हुआ है, 1 लिख लेंगे। c का मान हो जाएगा -2, तो ये दोस्तों आपका निकल कर आ जाएगा आंसर। आपका लास्ट है डी नंबर, सॉरी एच नंबर। तो एच नंबर में हम लोग इसको जस्ट कहते हैं, देखिए इसको मानक रूप लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले 2x लेंगे, 2x को पलट देंगे, 2x आएगा, यानी कि ax by नहीं है, तो by नहीं है का मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 × y, यानी 0 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 0, नहीं है का मतलब। c का मान दिया है 5, तो 5 को उधर लेकर जाओगे आप लोग तो ये माइनस में आएगा, तो इसको लिखेंगे -5 बराबर 0। तो दोस्तों a का मान आपके पास मिल जाएगा 2, b का मान मिल जाएगा 0 तथा c का मान मिल जाएगा -5, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके 4.1 में कुल जितने सारे आपके क्वेश्चंस थे मैंने आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉल्यूशन करा दिया।